कॉमर्स के और अकाउंट्स के सारे स्टूडेंट का इस अकाउंटिंग कंसेप्ट के वीडियो में स्वागत है, जिसमें हमारी कोशिश है कि अकाउंट्स के जो सारे चैप्टर हैं उनके जो कंसेप्ट है वो आप सब तक पहुंचा सके। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और हमको उसको सॉल्व कैसे करना होता है और क्या लॉजिक लगाने पड़ते हैं और कैसे हम समझे लॉजिक लगा करके कि कौन सा आइटम प्लस होने वाला है और कौन सा आइटम माइनस होने वाला है। देखिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पर मैंने एक दो वीडियो और बनाया है जिसमें मैंने बहुत बेसिक बातों का डिस्कशन किया है कि कैश बुक और पासबुक के बीच में डिफरेंस क्यों आता है, उसकी वजह क्या है और उन सारी वजह को लेकर के हम जब रिकंसिलिएशन करते हैं तो किस आइटम को प्लस करना चाहिए, माइनस करना चाहिए, उसके पीछे क्या लॉजिक लगाया जाता है, वो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन मैंने किया है। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन का वीडियो है, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्वेश्चन कैसे आएंगे और सॉल्व कैसे करना है, लेकिन इसमें मैं लॉजिक वही लगाऊंगा जो मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो जरूर आप ये वीडियो देखने के पहले मेरे YouTube चैनल पे वो वीडियोस जरूर देखिएगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बेसिक कंसेप्ट के, तो वो देखने के बाद आपको इसमें क्लैरिटी बढ़ जाएगी। इन शॉर्ट में आपको छोटी छोटी और इंपॉर्टेंट बातें रिवाइज कर देता हूं। आप जानते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं हम, क्योंकि हमारे कैश बुक में हम जो बैंक अकाउंट मेंटेन करते हैं उसका जो बैलेंस आता है और जो बैंक अपने बुक्स में हमारा अकाउंट मेंटेन करती है उसमें जो बैलेंस आता है कई बार उसमें डिफरेंस आता है और वो डिफरेंस को ही रिकंसाइल करने के लिए, टैली करने के लिए हम लोग बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब बनाया जाता है तो चार प्रकार के इसके फॉर्मेट हो सकते हैं। मतलब हम शुरुआत कर सकते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक के डेबिट बैलेंस से, कुछ ऐड करेंगे और लेस करेंगे और फिर हम पहुंचेंगे बैलेंस एज पर पासबुक के क्रेडिट के बैलेंस तक, या फिर हम बैलेंस एज पर कैश बुक के क्रेडिट से भी शुरुआत कर सकते हैं और या फिर हम शुरुआत कर सकते हैं बैलेंस एज पर पासबुक के डेबिट से और या फिर हम शुरुआत कर सकते हैं क्वेश्चन की बैलेंस एज पर पासबुक के क्रेडिट की। किससे शुरुआत करना है ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कैसे दी है। तो ये 4 अलग अलग कैटेगरी हो सकती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। कहां से स्टार्ट करना है बैलेंस को, क्योंकि देखिए हमको करना क्या होता है, एक बैलेंस से लेके चलना होता है और दूसरे बैलेंस तक पहुंचना होता है, इतना ही काम करना होता है। तो किस बैलेंस को लेकर के चलना है ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पे, लेकिन हमको समझना पड़ेगा चारों के तौर तरीके। मतलब चारों अलग अलग बैलेंस को जब लेकर के चलते हैं तो कैसे लॉजिक लगाए जाते हैं आइटम को प्लस करने के और माइनस करने के, ये हमको सीखना तो चारों पड़ेगा। अच्छा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी हमको मालूम होना बहुत जरूरी है कि बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट और क्रेडिट दो हो सकता है। कैश बुक के डेबिट बैलेंस का मीनिंग क्या होता है, इंटरप्रिटेशन क्या होता है, पॉजिटिव बैलेंस, मतलब हमारा पैसा बैंक में जमा है। और अगर कैश बुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस हो, इसका मतलब ये होता है कि ओवरड्राफ्ट वाली सिचुएशन है, नेगेटिव बैलेंस है, मतलब उल्टा हमको बैंक को पैसे देने हैं, हमारा अकाउंट ओवरड्रॉन है, हमने ज्यादा पैसा निकाल लिया है। और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस, मतलब हमारा पैसा बैंक में जमा है। और अगर पासबुक का डेबिट बैलेंस है तो उसका मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, मतलब हमको उल्टा बैंक को पैसे देने हैं। तो ये 4 प्रकार के बैलेंसेस का इंटरप्रिटेशन भी हमको जानना बहुत जरूरी है कि किस बैलेंस के क्या मायने होते हैं। अब देखिए, मैं शॉर्ट में आपको लॉजिक रिवाइज कर दूं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम जब बीआरएस बनाएंगे तो हम शुरुआत सपोज मान लीजिए कर रहे हैं बैलेंस एज पर कैश बुक के डेबिट बैलेंस से, और मैं भी आपको शुरुआत के स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन इसी से एक्सप्लेन करने वाला हूं कि बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है और ये सारे लॉजिक का बेस भी डेवलप यहां से हो जाएगा आपका। तो बैलेंस एज पर कैश बुक का डेबिट बैलेंस हम लेकर अगर चल रहे हैं तो हमारे जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि हम कैश बुक के बैलेंस को लेकर के चल रहे हैं, कुछ प्लस करेंगे, कुछ माइनस करेंगे, किसी किसी एडजस्टमेंट को जोड़ना होगा, किसी एडजस्टमेंट को माइनस करना होगा, और अंत में अगर हमने शुरुआत की है कैश बुक से तो हम कहां पर पहुंचेंगे, पासबुक में। तो नीचे आएगा बैलेंस एज पर पासबुक, और अगर हमने ऊपर लिखा है कैश बुक का डेबिट बैलेंस तो नीचे आएगा पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि ऊपर का उल्टा होता है नीचे और नीचे का उल्टा होता है ऊपर। तो ऊपर अगर कैश बुक है नीचे क्या आएगा, पासबुक, और अगर ऊपर डेबिट है तो नीचे क्या आएगा, क्रेडिट। एनीवे, तो ये छोटी छोटी बातें थी। अब आते हैं उस लॉजिक पर, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉजिक जो हमको पूरे चैप्टर में फॉलो करना है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर हमको लाइफ में किसी की तरह बनना है तो वो बनने के लिए हमको 2 काम करने पड़ते हैं। जो वो करता है वो हम भी करेंगे, जो वो नहीं करता है वो हम भी नहीं करेंगे। और हमने गलती से कर दिया है तो हम उसका रिवर्सल कर देंगे, नहीं करना हमको कुछ भी ऐसा जो उसने नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमको उसकी तरह बनना है।
तो हमारा हर एक्शन उसकी तरह होना चाहिए, राइट? तो ये लॉजिक मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया उन वीडियोस में, अभी मैं ज्यादा वक्त इन सब पर नहीं देना चाहता क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर वक्त देना है। दूसरी बात, 3 स्टेप में मैंने आपको सोचना सिखाया था। स्टेप नंबर वन, जब भी हम बीआरएस के एडजस्टमेंट को जज करेंगे, प्लस करना माइनस करना, तो स्टेप नंबर 1 कि एंट्री किसने पास की। देखिए, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हुआ है तो एंट्री किसी ने तो पास की होगी, या तो कैश बुक ने या पासबुक ने, तो एंट्री किसने पास की। नाउ सेकंड कि उसने बैलेंस का क्या किया, क्या उसने बैलेंस को ऐड कर दिया कि लेस कर दिया, मतलब बढ़ा दिया कि घटा दिया। और स्टेप नंबर 3, अब हमको क्या करना है बीआरएस प्रिपेयर करने के लिए। तो ये 3 स्टेप में हम हर बार सोचेंगे और आपको बहुत इंटरेस्टिंग और इजी वे में हर एडजस्टमेंट का एकदम करेक्ट और सटीक सॉल्यूशन मिलेगा। ऑलराइट, तो ये था इन सारी बेसिक की बातें। इन सारी बेसिक बातों को रिवाइज करने के बाद मैं सीधे आता हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम लेने वाले हैं कैश बुक का डेबिट बैलेंस। अगर आपने इस एक कैश बुक के डेबिट बैलेंस से लॉजिक को समझ लिया तो बाकी तीनों बैलेंसेस से भी बीआरएस को प्रिपेयर करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए, तो कैश बुक के डेबिट बैलेंस का एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, मैं देखता हूं अपने नोट से और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, On 31st March 2018, the bank balance as per Nidhi's cash book was 15,270 debit. कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। On comparing the cash book with the passbook, following differences were found. क्या क्या डिफरेंसेस मिले। चेक इशू बट नॉट yet presented for payment 3700 rupees. A customer deposited 1200 direct into the bank but these were recorded only in the passbook. Bank has credited rupees 170 for interest in the passbook but these were not recorded in the cash book. ये सारी एडजस्टमेंट है। There is a debit of rupees 30 in the passbook for bank charges but not recorded in the cash book. And no entry has been made in the cash book for the rent of rupees 500 paid by the bank according to the Nidhi's instruction. Check for rupees 2700 sent for the collection have not been cleared by the bank so far and debit side of the Nidhi's cash book bank column has been overcast by rupees 100. देखिए, ये सारे एडजस्टमेंट दिए, आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। चलिए हम शुरुआत करते हैं फॉर्मेट से। हम सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस है मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब हमको बैंक से पैसा लेना है, मतलब नॉर्मल बैलेंस है। और वो दिया हुआ है आपको 15,270। अमाउंट के 2 कॉलम होंगे, एक कॉलम के अंदर हम जितने प्लस वाले होंगे उनको एक साथ लिखेंगे और एक कॉलम के अंदर जितने माइनस होंगे उसी कॉलम के अंदर नीचे वही लिखेंगे और उनका जो फाइनल टोटल होगा प्लस और माइनस वालों का वो जाएगा बाहर सेकंड वाले कॉलम में। तो सेकंड वाले कॉलम को हम बोल सकते हैं फाइनल आउटर कॉलम और फर्स्ट वाला जो कॉलम है वो इनर कॉलम है। सो ये हो गए 2 कॉलम अमाउंट के, हमने लिख दिया बैलेंस एज पर कैश बुक। चलिए पहले एडजस्टमेंट पर आते हैं। चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। देखिए, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 3 स्टेप में सोचना है हमको। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में। स्टेप नंबर 1, एंट्री किसने पास की। अब देखिए, चेक इशू किया है हमने। अब अगर चेक इशू किया तो एंट्री किसने पास की? हमने चेक इशू किया तो हमने पास की। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, हमने बैलेंस का क्या किया। तो हम जब किसी को चेक इशू करके देंगे, चेक काट करके देंगे, तो हम ये समझते हैं कि हमारा बैलेंस बैंक में कम हो गया, क्योंकि हमने चेक काट के दिया, सामने वाला बैंक से जाके पैसे लेगा तो हमारे बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम। तो हमने अपना बैलेंस क्या कर दिया? कम कर दिया। अब देखिए स्टेप नंबर 3, अब हमको क्या करना है? हमने कैश बुक में अपना बैलेंस कर दिया है कम। हमको किसकी तरह बनना है? पासबुक की तरह। हमारी मंजिल क्या है? पासबुक। हमारा डेस्टिनेशन क्या है? पासबुक। अगर हमको उसकी तरह बनना है तो हमने तो माइनस कर दिया, उसने कुछ नहीं किया है, तो हम क्या करें? अब क्या करें कि उसकी तरह बन जाए? हमने अकेले के लिए माइनस कर दिया, प्लस कर देंगे हम उसको, राइट? तो ऐड में आ जाएगा ये चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट 3700 रुपीज प्लस हो जाएगा ये। ऑलराइट, इन सब का डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको फिर एक बार कहना चाहूंगा, इस सारे लॉजिक को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है अपने उन वीडियोस में, वो जरूर देखिएगा। यहाँ पर मैं ज्यादा वक्त तक एक्सप्लेनेशन एक एडजस्टमेंट की बहुत डीप में जाके नहीं ले पाऊंगा क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा कवर करने, और आप जानते हैं कि वक्त सबके पास बहुत कम है। ऑलराइट, तो ये था पहला एडजस्टमेंट और यहाँ पे मैं शॉर्ट में लॉजिक को कवर कर रहा हूँ। सेकेंड, A customer deposited rupees 1200 direct into the bank, but these were recorded only in the passbook. देखिए, कोई कस्टमर था, उसने 1200 रुपीज हमारे बैंक अकाउंट में जमा कर दिया। अब सिर्फ पासबुक में लिखा हुआ है, हमने नहीं लिखा, ठीक है? तो स्टेप नंबर 1, एंट्री किसने पास की? हमने की, बैंक ने। बैंक ने एंट्री पास की। क्यों? क्योंकि सिर्फ पासबुक में लिखा हुआ है, हमने तो लिखा ही नहीं है, तो एंट्री पास की है पासबुक ने। स्टेप नंबर 2, बैलेंस का उसने क्या किया? जिसने एंट्री पास की उसने क्या किया होगा बैलेंस को? तो जब आपके अकाउंट में 1200 रुपीज आ रहे हैं तो उसने आपका बैलेंस बढ़ा दिया होगा, राइट? तो बैंक ने आपका बैलेंस बढ़ा दिया। स्टेप नंबर 3, अब हमको क्या करना है?
देखिए हमारा सपना है बैंक की तरह बनना, बैंक के जैसे बनना, जो वो करेगा वो हम करेंगे। तो बैंक ने हमारा बैलेंस क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, तो हम भी क्या करेंगे, हम भी अपना बैलेंस क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, प्लस कर देंगे हम भी, राइट। तो ये आइटम भी क्या हो जाएगा, प्लस 1200 रुपीज प्लस हो जाएगा। कस्टमर डिपॉजिटेड इन अवर अकाउंट बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। Now third, bank has credited rupees 170 for the interest in the passbook, but these were not recorded in the cash book. देखिए बैंक ने हमको इंटरेस्ट का 170 रुपीज हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब हमने कोई एंट्री पास नहीं की क्योंकि हमको मालूम नहीं है। स्टेप नंबर 1, एंट्री हमने पास की बैंक ने, तो बैंक ने पास की। स्टेप नंबर 2, उसने हमारा बैलेंस का क्या किया, तो बैंक ने हमारा बैलेंस बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि हमको बैंक इंटरेस्ट का पैसा दे रही है ना, तो हमारा बैलेंस बढ़ा देगी। स्टेप नंबर 3, अब बैंक बढ़ा चुकी है और आपको और मुझको किसकी तरह बनना है, बैंक की तरह बनना है। तो अगर वो प्लस करेगा तो हम भी क्या करेंगे, हम भी प्लस करेंगे। तो हम इस ट्रांजेक्शन को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, राइट। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, ये भी प्लस हो जाएगा। ओके, देखिए लाइन से तीनों आइटम क्या हो गए, प्लस हुए, अभी तीनों एडजस्टमेंट प्लस हुए। कई लोग बहुत अजीब साइकोलॉजी में सोचते हैं कि एक प्लस हो गया, दूसरा प्लस हो गया, तीसरे में कंफ्यूजन आता है कि क्या करें। तो ऐसा लगता है सब थोड़ी प्लस होंगे, 2 प्लस हो गया तो 1 को माइनस कर दो। ये सारे लॉजिक मत लगाइएगा। तो अकाउंटिंग पर बेस्ड लॉजिक लगा करके ही नतीजे पर पहुंचेगा कि प्लस होगा कि माइनस होगा। Now there is a debit of ₹30 in the passbook for the bank charges but not recorded in the cash book. पासबुक में 30 रुपीज चार्जेस रिकॉर्ड किया हुआ है, बैंक ने चार्ज किया हमसे 30 रुपीज। कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं है। स्टेप नंबर 1, एंट्री किसने पास की, बैंक ने पास की। स्टेप नंबर 2, उसने हमारे बैलेंस को क्या किया होगा, 30 रुपीज चार्जेस का है तो उसने हमारा बैलेंस क्या कर दिया होगा, कम। अब अगर बैंक कम करेगी तो हम भी क्या करेंगे, हम भी कम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको बैंक की तरह बनना है, राइट। तो हम भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखिए अगर एक बार अगर आपने लॉजिक पूरा समझ लिया ना, ये 3 स्टेप वाला, तो मैं बोलता हूँ जिंदगी भर आप ये लॉजिक नहीं भूलोगे और हर एडजस्टमेंट बहुत करेक्टली, एकदम करेक्टली सॉल्व करोगे विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो जरूर ध्यान दीजिएगा मैं कैसे सोच रहा हूँ और आपको सोचने के लिए कह रहा हूँ। ये था 4th एडजस्टमेंट। नाउ आइए 5th पर। नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक फॉर द रेंट ऑफ ₹500 पेड बाय द बैंक अकॉर्डिंग टू द निधि's इंस्ट्रक्शन। निधि ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि रेंट हर महीने पे कर देना और उसे इंस्ट्रक्शन के तहत बैंक ने 500 रुपए रेंट पे कर दिया, लेकिन कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हुई है। स्टेप नंबर 1, एंट्री हमने पास की बैंक ने पास की क्योंकि बैंक ने रेंट का पेमेंट किया है। स्टेप नंबर 2, बैंक ने हमारे बैलेंस का क्या किया होगा, तो बैंक हमारा बैलेंस क्या कर चुकी है, कम कर चुकी है। जैसे रेंट पे करेगी बैंक हमारा बैलेंस कम कर देगी, हमारे अकाउंट से काट लेगी। स्टेप नंबर 3, बैंक कम कर चुकी है, तब हम क्या करें, हमको किसकी तरह बनना है, हमको बैंक की तरह बनना है। तो जो बैंक करेगा वो हम भी करेंगे, राइट। तो हम भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये 500 रुपीज हो जाएगा माइनस। Now check for ₹2700 sent for the collection have not cleared by the bank so far. 2700 का चेक था, हमने कलेक्शन के लिए बैंक में भेजा लेकिन बैंक ने अभी तक क्लियर नहीं किया है। स्टेप नंबर 1, एंट्री किसने पास की, हमने चेक को कलेक्शन के लिए भेजा है तो एंट्री हमने पास की। स्टेप नंबर 1, एंट्री हमने पास की। स्टेप नंबर 2, हमने बैलेंस का क्या किया, तो 2700 रुपीज हमने क्या कर दिया होगा, अपने बैलेंस में ऐड कर दिया होगा। क्यों बैलेंस में ऐड कर दिया होगा, क्योंकि हम अकाउंट में पैसे जमा कर रहे हैं। अकाउंट में पैसे जमा कर रहे हैं मतलब हमने अपने बैलेंस में 2700 रुपीज प्लस कर दिया होगा कि हमारे अकाउंट में बैलेंस बढ़ गया। ना स्टेप नंबर 3, हमने अकेले अपना बैलेंस बढ़ा दिया है। अब क्या करें, बैंक ने तो कुछ भी नहीं किया ना, और हमको बनना किसकी तरह है, हमको बनना बैंक की तरह है। तो वो कुछ नहीं किया, हम बढ़ा चुके हैं, हमको उसकी तरह बनना है। तो हमको वापस क्या करना पड़ेगा, माइनस, रिवर्सल करना पड़ेगा। हम अगर अकेले के लिए कुछ भी कर देंगे तो रिवर्सल करना पड़ेगा क्योंकि बैंक ने नहीं किया है, राइट। तो हम क्या कर देंगे, इसको 2700 रुपीज को माइनस कर देंगे। तो ये 2700 रुपीज हो जाएगा माइनस। Now debit side of the Nidhi's cash book has been overcast by ₹100। जो निधि का कैश बुक था उसका जो बैंक कॉलम है उसका ओवरकास्ट हो गया 100 रुपीज से डेबिट साइड। अब देखिए हमारा कैश बुक, उसका डेबिट साइड, उसका ओवरकास्टिंग हो जाना मतलब उसका टोटल हमने 100 रुपए ज्यादा लगा लिया। अब देखिए डेबिट साइड का टोटल अगर 100 रुपए ज्यादा लगाओगे तो क्या होगा, डेबिट बढ़ जाएगा। भाई अगर डेबिट साइड का 100 रुपए से आपने ज्यादा टोटलिंग कर दिया तो डेबिट बैलेंस जो है वो क्या हो जाएगा, 100 रुपीज से बढ़ जाएगा। हमने गलती कर दी, हमने अपने डेबिट को 100 रुपीज से बढ़ा दिया है। ये बात क्लियर हुई, हमने अपने डेबिट बैलेंस को 100 रुपीज से बढ़ा दिया है। बैंक ने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है और हमको बैंक की तरह बनना है। तो हम अकेले 100 रुपए बढ़ा चुके हैं, अब हमको बैंक की तरह बनना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा।
तो हम माइनस कर देंगे, राइट। तो ये 100 रुपीज हो जाएगा माइनस। ऑलराइट, तो ये प्लस वाले सारे एडजस्टमेंट, 3 एडजस्टमेंट है, 3700, 1200, 170, इन सबको प्लस करेंगे तो 5070 आएगा। और इनको जब प्लस कर देंगे 15,270 में, तो हमारा हो जाएगा 20,340। माइनस वाले सारे आइटम को ऐड करके आउटर कॉलम में लिखेंगे तो 3330, और इन सबको माइनस करेंगे तो लास्ट में बचेगा 17,010 रुपीज। ये बचेगा बैलेंस एज पर पासबुक। क्यों? शुरुआत हमने कहां से की थी? कैश बुक। हमारी मंजिल क्या थी? पासबुक। तो नीचे लिखा जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। ऊपर था डेबिट बैलेंस, तो नीचे क्या आएगा? क्रेडिट बैलेंस। तो ये था एक क्वेश्चन, राइट, क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। पहला क्वेश्चन मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का कैश बुक के डेबिट बैलेंस के हिसाब से। देखिए, कैश बुक के डेबिट बैलेंस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से एडजस्टमेंट को समझना और उसका ट्रीटमेंट करना और क्लियर हो सके। ऑलराइट, वही 3 स्टेप में हम सोचेंगे। स्टेप नंबर 1 एंट्री किसने पास की, स्टेप नंबर 2 उसने बैलेंस का क्या किया, और स्टेप नंबर 3 अब हमको क्या करना है, राइट। और लॉजिक हमको यही ध्यान रखना है कि हम हैं कैश बुक। क्यों? क्योंकि हम बैलेंसेस पर कैश बुक से शुरुआत कर रहे हैं, और हमको बनना किसकी तरह है? पासबुक की तरह। तो 2 बातें ध्यान रखनी है, जो पासबुक करेगा, जो बैंक करेगी, वो हम भी करेंगे। वो किसी भी आइटम को प्लस करेगा, हम भी कर देंगे। वो किसी भी आइटम को माइनस करेगा, हम भी कर देंगे। और अगर हमने अकेले के लिए कुछ कर दिया है कैश बुक ने, तो हम उसका रिवर्सल कर देंगे, राइट। अकेले के लिए प्लस किया तो माइनस कर देंगे, अकेले के लिए माइनस किया तो प्लस कर देंगे। ऑलराइट, 31 मार्च 2018 को द बैंक बैलेंस एज पर द हिमांशु's कैश बुक वाज 23,500 डेबिट। ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक फॉलोइंग डिफरेंसेस वर फाउंड। लाइन से डिफरेंसेस दिए हुए, हम एक एक को पढ़ते जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट भी करते जाते हैं। देखिए, पॉइंट नंबर ए, चेक्स फॉर ₹12,000 सेंट फॉर कलेक्शन हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय द बैंक सो फार। हमने 12,000 का चेक भेजा था कलेक्शन करने के लिए, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया, पर बैंक ने अभी तक उसको क्लियर नहीं किया, क्रेडिट नहीं किया। तो स्टेप नंबर 1, एंट्री हमने पास की या एंट्री बैंक ने पास की? तो हमने पास की, क्योंकि बैंक ने तो अभी तक क्रेडिट किया नहीं ना, तो बैंक ने एंट्री पास नहीं की है। और चेक को हमने जैसे ही भेजा हुआ कलेक्शन के लिए, तो हमने एंट्री पास कर दी है। स्टेप नंबर 1 एंट्री हमने पास की। स्टेप नंबर 2, हमने बैलेंस का क्या किया? तो हमने अपने बैलेंस को बढ़ा दिया होगा। क्यों? क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि हमारे अकाउंट में हम पैसा जमा कर रहे हैं, चेक जमा कर रहे हैं, तो हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा हमारी नजरों में, तो हमने बैलेंस को बढ़ा दिया। स्टेप नंबर 3, हमने अकेले अपना बैलेंस बढ़ा दिया। देखिए, बैंक ने कुछ नहीं किया है, और हमको किसकी तरह बनना है? हमको बैंक की तरह बनना है। तो हम क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे, राइट। तो 12,000 रुपीज क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, राइट। सेकेंड पर आइए। The following checks were issued by the firm in March 2018 and were presented in April 2018. अनुभा 3500, अंकिता 2200, सोनम 1700। 3 चेक था जो हमने इशू तो किया मार्च में, लेकिन बैंक में प्रेजेंट हुआ है अप्रैल में। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि प्रेजेंट हुआ है अप्रैल में, लेकिन हम बना रहे हैं 31 मार्च को। तो 31 मार्च तक प्रेजेंट हुआ था क्या? नहीं हुआ था, भले अप्रैल में हुआ। तो ये प्रेजेंट होकर के भी क्या हुआ? नॉट प्रेजेंटेड हुआ। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट हुआ तो बाद में हुआ, और हम बना रहे 31 मार्च को। तो हम इसको क्या बोलेंगे? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31 मार्च 2018। 31 मार्च तक तो प्रेजेंट नहीं हुआ था ना। तो देखिए, अब क्या है इसका ट्रांजैक्शन का, तीनों का हम करेंगे, तीनों चेक का। हमने चेक इशू किया, तो एंट्री किसने पास की? हमने की बैंक ने? हमने। स्टेप नंबर 2, हमने अपने बैलेंस को क्या किया होगा? हमने अपने बैलेंस को माइनस कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि हम जब किसी को चेक इश्यू करते हैं पेमेंट करने के लिए, तो हम समझते हैं हमारे बैंक अकाउंट से पैसे जाने वाले हैं, तो हम माइनस कर देते हैं। तो हमने अकेले के लिए माइनस कर दिया। बैंक ने कुछ किया है? कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि बैंक के पास तो चेक पहुंचा ही नहीं है, तो बैंक ने कुछ नहीं किया। हमने अकेले के लिए माइनस कर दिया है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको वापस रिवर्सल करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि हमको बैंक की तरह बनना है। तो अकेले किया गया कुछ भी नहीं चलेगा। तो अगर माइनस कर चुके हैं तो वापस क्या कर देंगे? प्लस। ऑलराइट, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये आइटम हम फॉर्मेट में ऐड कर देंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। ये तीनों चेक को लाइन से लिखेंगे, और तीनों का जो टोटल है वह 7,400 रुपीज। Now bank has credited ₹730 for the interest in the passbook but was not recorded in the cash book. अब देखिए, बैंक ने 730 रुपीज हमको इंटरेस्ट का क्रेडिट किया है। हमने पासबुक में तो बैंक ने लिखा है, पर हमने कैश बुक में नहीं लिखा है। 730 का इंटरेस्ट बैंक ने हमको दिया। स्टेप नंबर 1, एंट्री हमने पास की बैंक ने? एंट्री बैंक ने पास की, राइट। अब एंट्री बैंक ने पास की, तो उसने हमारे बैलेंस को क्या किया? उसने हमारे बैलेंस को प्लस कर दिया, जोड़ दिया, क्योंकि वो हमको इंटरेस्ट दे रही है तो हमारे बैलेंस को ऐड कर देगी। तो बैंक ने हमारा बैलेंस बढ़ा दिया। स्टेप नंबर 3, अब हमको क्या करना है? हमको बनना है बैंक की तरह। उसने बढ़ा दिया है,
तो आप क्या करोगे, हम भी बढ़ा देंगे, हम भी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 730 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। Now check for rupees 1200 received from a customer was recorded in the cash book in March 2018 but same was deposited in the bank in April 2018। देखिए 1200 का चेक मिला हमको कस्टमर से, हमने कैश बुक में एंट्री पास कर ली, लेकिन बैंक में डिपॉजिट बाद में किया। तो हमने कैश बुक में एंट्री पास कर दी, तो स्टेप नंबर 1 एंट्री किसने पास की, हमने कि बैंक ने, हमने पास की। स्टेप नंबर 2 हमने बैलेंस को क्या किया, तो हमको कस्टमर से पैसे मिल रहे हैं, उसके एंट्री कर रहे हैं, तो हम अपना बैंक बैलेंस क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो हमने अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दिया। स्टेप नंबर 3 अब क्या करें, बैंक ने कुछ भी नहीं किया है, हमने अपना बैलेंस बढ़ा दिया अकेले के लिए। तो अगर हमने अपना बैलेंस अकेले बढ़ा दिया तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे इसको, माइनस। Now next, insurance premium of rupees 2500 paid directly by the bank under standing instruction। इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने हमारा 2500 रुपीज का पे कर दिया, हमने एंट्री पास नहीं की है। तो स्टेप नंबर 1 एंट्री किसने पास की, हमने कि बैंक ने, बैंक ने पास की। स्टेप नंबर 2 बैंक ने हमारा बैलेंस क्या किया होगा, तो बैंक ने हमारा बैलेंस कर दिया होगा कम। अगर बैंक हमारा बैलेंस कर देगी कम तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको तो बैंक की तरफ बनना है, हम भी क्या करेंगे, हम भी माइनस कर देंगे। तो ये आइटम हो जाएगा माइनस इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक। Now पासबुक शोज अ डेबिट ऑफ रुपीज 125 फॉर बैंक चार्जेस। पासबुक में लिखा हुआ है बैंक चार्जेस का 125 रुपीज। तो अगर पासबुक में बैंक ने चार्ज किया 125 रुपीज चार्जेस का, तो एंट्री हमने पास की कि बैंक ने पास की, एंट्री बैंक ने पास की। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 उसने बैलेंस का क्या किया, बैंक ने हमारे बैलेंस का, तो बैंक ने हमारा बैलेंस कर दिया है माइनस, राइट, चार्जेस की वजह से, चार्जेस का पैसा काट लिया। तो अगर बैंक ने माइनस कर दिया तो स्टेप नंबर 3 अब हम क्या करें, तो अगर बैंक ने माइनस कर दिया है तो हम भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस। तो इस तरीके से बैंक चार्जेस माइनस हो जाएगा। अब देखिए ऐड वाले जो आइटम है आपके वो प्लस कर देंगे उसको, और उसके बाद जो माइनस वाले आइटम है, ऐड वाले 2 ही आइटम है, उनको प्लस करेंगे तो 8130 टोटल हो जाएगा। माइनस वाले सारे आइटम को एक बार एक साथ ले लेंगे तो 15825 होगा, उसको माइनस कर देंगे तो लास्ट में जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 15805। राइट, कौन सा बैलेंस बचेगा, ये बैलेंस एज पर पासबुक। और कौन सा बैलेंस होगा, ये क्रेडिट बैलेंस होगा। तो देखिए आपने देखा कि कैसे ये बहुत ही जो इजी और इंटरेस्टिंग लॉजिक है उसके थ्रू हमने ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व किया। हर बार हमने 3 स्टेप में ही सोचा। स्टेप नंबर 1 की एंट्री किसने पास की, स्टेप नंबर 2 उसने बैलेंस का क्या किया, स्टेप नंबर 3 अब हमको क्या करना है। और हमने हमेशा दिमाग में ये बात रखी कि हमको किसकी तरह बनना है, बैंक की तरह बनना है। मतलब जो बैंक करेगा वही हम करेंगे, जो बैंक नहीं करेगा वो हम भी नहीं करेंगे। मतलब बैंक ने प्लस किया तो हम भी प्लस करेंगे, बैंक ने माइनस किया तो हम भी माइनस करेंगे। और अगर हमने अकेले के लिए कुछ कर दिया, अगर अकेले के लिए प्लस कर दिया तो माइनस कर देंगे, अकेले के लिए माइनस कर दिया तो प्लस कर देंगे। जो वो नहीं करेगा वो हमको भी नहीं करना, और जो वो करेगा वो हमको भी करना है। ऑलराइट, तो अगर आप ये लॉजिक और कंसेप्ट को ध्यान में रखते हैं तो बीआरएस को एकदम सही सॉल्व करने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कैश बुक की डेबिट बैलेंस के हिसाब से, राइट। दूसरे वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट, और पासबुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, ये सब भी एक्सप्लेन करूंगा। ऑलराइट, तो वो सारे वीडियोस भी आप देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।